स्वागत है दोस्तों। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। तो आइए, आपको जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे दिखाया हुआ है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ और बहुत सारी जानकारी तमाम सारे चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर चल रही है। तो मैंने भी थोड़ा स्टडी किया और मैंने सोचा कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव इसका दिया जाए और बताया जाए आपको टनल बोरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। टनल का एक्सीडेंट क्यों होता है, या यहाँ पर जो उत्तरकाशी में एक्सीडेंट हुआ ये क्यों हुआ, और फिर किस तरह से कितनी सारी टीमें लगी रहीं, कितने सारे लोग लगे रहे जिन्होंने ये रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टनल बनाने का जो आइडिया होता है वो ये होता है कि किसी भी रास्ते को छोटा करना या किसी भी रास्ते को बना लेना। अगर कोई खाई है तो उसमें से हम टनल बना सकते हैं, पानी के नीचे बना सकते हैं, समुद्र में बना सकते हैं, और पहाड़ों को काट कर भी हम टनल बना सकते हैं। अब पहाड़ों पर जब टनल बनाते हैं तो मोटा मोटी उसके दो परिस्थितियां होती हैं कि जैसे हमारे जो पहाड़ हैं जहाँ पे ये टनल बन रहा है, ये हिमालय की रेंज है। अब चूंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ी इलाका है और पूरी हिमालयन रेंज उत्तराखंड में फैली हुई है, इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश तक गई हुई है। और टनल बनाने के जो दो मेन तरीके होते हैं उसमें एक होता है टनल बोरिंग मशीन, जिसका कि मैं वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगा। ये टनल बोरिंग मशीन वाले सिस्टम को कहते हैं टीबीएम, शॉर्ट में टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम। और जो दूसरा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डीबीएम, यानी ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। तो अब ये टीबीएम और डीबीएम कहाँ यूज होते हैं पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम चलेंगे कि उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक्चुअली हुआ क्या था। तो हमारा जो हिमालयन रेंज है, हमारा जो हिमालय का जो पहाड़ी जो उसकी श्रृंखला है, उसको बोलते हैं यंग माउंटेन रेंज। मतलब हिमालय बहुत यंग है। अब इस यंग को ये मत समझ लीजिएगा कि ये 2-4 हजार साल पुराना है। ये यंग होने के बाद भी करीब करीब 5 करोड़ साल पुराना है, यानी 50 मिलियन ईयर्स। और जो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, उसकी जो एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो अगर बिलियन को हम मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 बिलियन को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 4500 मिलियन ईयर्स। उसको अगर हम कन्वर्ट करें करोड़ साल में तो वो आता है 450 करोड़ साल, यानी पृथ्वी है 450 करोड़ साल पुरानी, और जो अपनी हिमालयन रेंज है वो है 5 करोड़ साल पुरानी। तो अब समस्या ये है कि चूंकि ये यंग माउंटेन है तो इसका मतलब जो माउंटेन का जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम समझते हैं कि वो रॉक होगा या उसमें कभी छोटे पत्थर भी होंगे, लूज पत्थर भी होंगे, उसको अगर हम कंपेयर करें जो हमारी पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं। मैं स्टडी कर रहा था तो देखा कि स्कैंडिनेविया एक जगह है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है आप जानते हैं ना, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पे जो माउंटेन श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला है, ये बहुत पुरानी है, हिमालय से भी बहुत ज्यादा पुरानी। हिमालय हो गया अगर 5 करोड़ साल का, तो ये शायद होंगे 100 करोड़ साल पुरानी, या मे बी 150 करोड़, 200 करोड़, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं, बट ये बहुत पुरानी है। तो ऐसे ही दुनिया में और बहुत सारी पुरानी रेंजेस हैं, जैसे यूरोप में एल्प्स हो गया, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज हो गई, ये सब बहुत पुरानी रेंजेस हैं। तो इनका क्या है, जो पत्थर है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो पक गया है बिल्कुल, ये फौलाद बन गए हैं, बिल्कुल रॉक, जो इनका रॉक है वो एकदम से बिल्कुल फौलाद की तरीके से है। तो इनको अगर काटा जाएगा, इसमें अगर हम कोई चीज ड्रिल करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही बना रहेगा, और हम इसके थ्रू ड्रिल करते हुए निकल जाएंगे। और इसमें अगर टनल बनानी होगी तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। उसकी जो मशीन है वो टीबीएम जो है वो एक तरफ से ड्रिल करना शुरू करती है और उसका मलबा अपने अंदर खींचते हुए बाहर निकाल देती है, और टनल की जो बोरिंग मशीन है वो आगे बढ़ती जाती है। ये तो हो गया
उस माउंटेन के लिए जिसका स्ट्रक्चर एकदम फौलाद जैसा है, एकदम रॉक जैसा है। अब आते हैं हिमालयन में। हिमालयन में मैंने आपसे बताया कि यंग रेंज इसको बोलते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से रॉक में तब्दील हो नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि ये यंग है, उतना पुराना नहीं है। इसके स्ट्रक्चर में कुछ पोर्शन तो इसका रॉक का है, जरूर है, मगर कुछ पोर्शन ऐसा भी है जहां पे मिट्टी या जो कंकड़ पत्थर जो उसका स्ट्रक्चर है, जो भी है स्ट्रक्चर वहां पे, वो थोड़ा ढीला है, प्रॉपर्ली आपस में बंधा हुआ नहीं है। तो इसको हम जैसे पिछले केस में रॉकी माउंटेन के केस में उसको ड्रिल करते हुए निकल जाते हैं, तो इसको हम ड्रिल नहीं कर सकते। तो यहां पे हम जो मेथड यूज करते हैं वो ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे यूज करते हैं। अब जो यंग माउंटेन्स हैं, इनकी मैं पहचान आपको बता दूं। जो यंग माउंटेन्स होते हैं, इनकी जो पीक्स होती है ये बहुत नुकीली होती है। इनकी पीक्स भी नुकीली होंगी, इनकी जो एजेस होंगी, जो जैसे ये एज देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी नुकीली होंगी। ये सब बहुत शार्प एजेस होंगी। ये पहचान है यंग माउंटेन्स की। क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो ये जो हवा, आंधी, तूफान, बर्फीला तूफान, इनके थपेड़ों से जो इनकी एजेस हैं, इनका इरोजन होता है। मतलब ये जो एजेस हैं कट जाती हैं और ये शार्प नहीं रह जाती हैं। तो ये जब एज अगर रिमूव हो गई, उड़ गई या गायब हो गई, तो वहां पे वो फ्लैटन हो जाता है ना, वो नुकीला रहता नहीं है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि देखिए, ये जो नॉर्वे के माउंटेन्स हैं, जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, जो नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में फैले हुए हैं, तीनों देशों में और आगे तक गए हैं, इनका अगर आप देखें तो जो शार्प एजेस हैं वो नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे कोई चोटी बन रही है, ऐसा कोई चोटी यहाँ नहीं बन रही, और ये काफी कुछ राउंड है। और चूंकि बहुत पुराने हो चुके हैं तो एजेस जो है इनकी खत्म हो चुकी हैं और ये राउंडेड ऑफ हो चुकी। तो ये तो पहचान है। कभी आप बाहर जाएं, हिमालय के अलावा कहीं अगर देश के बाहर जाना हुआ, इस तरह का माउंटेन दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये कई कई करोड़ साल पुराने हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है, जो रॉकी स्ट्रक्चर है, वो बहुत बिल्कुल फौलाद की तरह मजबूत है। ये अपने हिमालय के केस में, अपने उत्तरकाशी के केस में जहां पे ये टनल बन रही थी, वहां पे ये सीन है नहीं। तो अब ये जो टनल हिमालय की रेंज में उत्तरकाशी में बन रही थी, ये क्यों बन रही थी, इसका मैं आपको जो कारण है या इसका जो वजह है वो बताता हूं आपको। केंद्र सरकार ने, चूंकि उत्तरांचल को देवभूमि कहा जाता है, तो केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ मंशा बनाई। ये 2016 की बात है, तब ये प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया था। और तब जो केंद्र सरकार की मंशा थी कि हमारे जो सनातन धर्म के हिंदुओं के जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, जहां से यमुना जी निकलती हैं, और गंगोत्री, जहां से मां गंगा का उद्गम होता है, इन 4 धाम को हम ऑल वेदर रोड से जोड़ेंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनको वहां पहाड़ी रास्तों में जाने में, जो कि नदियां हैं, नाले हैं, बर्फीली जो हवाएं हैं या बर्फ भी गिरती है, जो भी वहां कठिनाइयां होती हैं, रोड की कंडीशंस भी ठीक नहीं है, पतली हैं तो उनको चौड़ा करेंगे, फिर कहीं छोटे छोटे पुल बनाएंगे, फिर कहीं छोटी छोटी सुरंगें बनाएंगे, बड़ी जरूरत पड़ी तो बड़ी सुरंगें बनाएंगे। तो ऐसा किया जाएगा पिलग्रिम्स के लिए ये आसान हो जाए यात्रा। तो इस वजह से ये 4 धाम यात्रा के लिए ये जो रोड्स हैं और तमाम सारे इसमें हाईवेज हैं, ये सब बनाए जाएंगे। तो इस वजह से ये जो उत्तरकाशी वाला जो हाईवे है, जहां पे ये टनल बन रहा है, वो इसी 4 धाम यात्रा का पार्ट है। अब दोस्तों, उत्तरकाशी, जैसे कि मैंने बताया, कि उत्तराखंड का एक जिला है बिल्कुल यहाँ नॉर्थ में, और ये जो हमारी जो माउंटेन रेंज है नेपाल के ऊपर से, ये जो हिस्सा है, ये सब सारा ये हिमालयन माउंटेन्स हैं। और यहाँ पे जो है ये उत्तरकाशी का डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ये सिलक्यारा बालकोट टनल जो है, सिलक्यारा बारकोट टनल, ये बनाई जा रही है। ये रहा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। इस जगह पर ये जो सिलक्यारा बालकोट टनल है, यहां पे बनाई जा रही है। आइए मैं इसका आपको डिटेल में एक मैप आपको दिखाता हूं
जिससे कि आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे ये टनल का जो हादसा हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो ये तो रहा, देखिए, चार धाम परियोजना का जो प्रोजेक्ट है उसका एक मैप है, और इसकी शुरुआत जो है वो साउथ में ऋषिकेश से होती है। ऋषिकेश यहाँ कहीं पे है, जो इसके पीछे छुपा हुआ है ये है ऋषिकेश, और ऋषिकेश से होकर तमाम सारी ब्रांचेस, तमाम सारी जगहों को, जिसमें कि टूरिस्ट स्पॉट्स भी शामिल हैं, औली का जो वो रिजॉर्ट है, स्की रिजॉर्ट, वो भी शामिल है, फूलों की घाटी वो भी शामिल है, और बहुत सारे जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको शामिल करते हुए, और फिर हमें पहुंचना कहाँ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और जो इसकी जो शुरुआत हो रही है वो ऋषिकेश से, ऋषिकेश बिल्कुल साउथ में है, और जो इसका एंड हो रहा है वो यहाँ पे एक जगह है माना, बद्रीनाथ के पास, वहां पे इसका एंड हो रहा है। और माना जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में है, एकदम उत्तर की तरफ माना है। और जो ये हमारा एक्सीडेंट हुआ है वो उत्तरकाशी जिले में हुआ है, यहीं पे वो सिलक्यारा बारकोट जो टनल है वो बन रही है। और यहां से जो गंगोत्री की जो दूरी है वो बहुत कम रह जाएगी, इस टनल के बनने से लगभग 50 किलोमीटर रह जाएगी, और यमुनोत्री भी बहुत पास हो जाएगा। बाकी सब जगह भी बड़ी सुगम हो जाएंगी, यात्रा बड़ी सुखद भी हो जाएगी। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये जो रोड जा रही है, ये कहीं से भी जा रही हो, इस रोड का जो प्रोफाइल है वो इस तरह का है। ये रोड जा रही है और ये ऊपर नीचे है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ी इलाकों पे रोड ऐसी होती है और हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, कोई पॉइंट ऊपर होगा, कोई पॉइंट नीचे होगी, ऐसे ऐसे करके रोड चलती रहती है। तो टनल बनाने का मतलब ये है कि ये वाला जो रोड का हिस्सा है, और ये जो घूम घाम के रोड इतनी जा रही है, और यहाँ से जाके फिर ये पहाड़ से उतरती है, फिर यहाँ जाके आगे बढ़ जाती है, तो इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़कर ये टनल जो है बनाई जा रही है। तो क्या है कि जो इतना हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है, ये हमारी दूरी और इसको कवर करने का जो हमारा समय है वो समय हमारा बच जाएगा। इसको ट्रैवल करने के लिए इसमें जो समय लगता है ये करीब 50-55 मिनट का लगता है। और जब ये टनल बन जाएगी तो चूंकि सीधी सीधी टनल होगी, एक लेवल में होगी, तो यहां से यहां तक ये दूरी तय करने में मुश्किल से 5-6 मिनट लगेगा। तो ये तो रहा इस टनल का जो फायदा है, जो इसका लाभ हमें मिलेगा पिलग्रिम्स को, या जो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने जाएंगे चार धाम की यात्रा पर, तो उनके लिए ये काफी सुविधाजनक हो जाएगा। और इसी क्रम में मैं बताता चलूं कि ये जो सिलक्यारा बारकोट टनल है, इसके कंस्ट्रक्शन का काम जो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके द्वारा ये काम नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ये जो लिमिटेड को दिया हिस्सा गया है इसका, और यही नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और जो इस टनल का जो दूसरा हिस्सा है, इसको बारकोट एंड भी कहते हैं, बारकोट सिरा कहते हैं, या डांडल गांव भी यहीं पे है, तो ये डांडल गांव सिरा भी हो गया। तो ये इस टनल के दो सिरे हैं। अब जब दोस्तों मैंने आपको बताया कि टनल बनाने की जब प्लानिंग हुई होगी, तो ये जब भी हम टनल बनाते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, हम कोई बिल्डिंग भी बनाते हैं, तो जिस जगह पे वो बिल्डिंग खड़ी होनी है, जिस जमीन पे बिल्डिंग खड़ी होनी है, तो उस जमीन की हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं। तो ऐसे ही जब हम पहाड़ के बीच से टनल को काटेंगे, और वो करीब करीब 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है, तो हमको वो जो पहाड़ है उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए, इसमें कितना रॉकी मटेरियल इसमें है, कितना लूज मटेरियल है, किस तरह की इसकी मिट्टी है, किस तरह की इसके जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनमें कितना स्ट्रेंथ है, कितनी दम है, वो अपने आप को होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी, चूंकि 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है, उसके लिए भी हमको इसकी सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जगह जगह उस पहाड़ में हम ड्रिल करेंगे और उसकी मिट्टी, उसके मटेरियल को निकालेंगे, फिर उसको हम टेस्ट करेंगे कि इसमें कितना दम है, टनल इसमें से बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, और उसका इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब शुरुआत में ही काम हो जाता है, उसका सर्वे हो गया होगा, उसके बाद ये टेस्टिंग हो गई होगी। तो अभी मैं जब इसके लिए रिसर्च वर्क कर रहा था, तो मैं एक रिपोर्ट से टकराया जिसमें ये कहा गया,
देखिए, आप देख सकते हैं, जियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन टनल शोज वीक रॉक स्लिप सर्कल फेलियर नियर सिलक्यारा। अब ये आप समझ रहे होंगे कि इसकी जब टेस्टिंग हुई होगी तो उसने बताया होगा कि इसका रॉक वीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, इसमें टनल बनाना काफी रिस्की होगा और काफी मुश्किल काम होगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा भी है। अगर मैं उसको यहाँ डिस्कस करूंगा तो हमारा ये जो सेशन है बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे पास उन सब की रिपोर्ट्स हैं, उन सब के जो बयान हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं कि उन्होंने कहा कि बड़ा रिस्की है। और रिस्की है, ऐसा नहीं है कि टनल बनाना संभव नहीं है, इसीलिए शायद इस पर ये लोग आगे बढ़े। रिस्की था मगर टनल बन सकता था, तो उसी रिस्क के चक्कर में शायद ये हादसा जो है हुआ है। अभी आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई रिपोर्ट्स की बात। अब आते हैं कि टनल को बनाया कैसे जा रहा है। ये जो एक मशीन आप देख रहे हैं, ये टनल बोरिंग मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, उसकी जो टीबीएम होती है, ये उसका कटर हेड है। ये वहां पे इस्तेमाल होती है मशीन जहां पे रॉकी माउंटेन्स होते हैं, जो कि बहुत साल पुराने होते हैं, करोड़ों साल पुराने होते हैं, है ना। और ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड है, डीबीएम। इसी मेथड से सिलक्यारा बारकोड टनल जो है वो बनाई जा रही थी। और इसका टीबीएम का मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कितना आसान है इससे रॉकी स्ट्रक्चर में टनल को ड्रिल करना, टनल को बना देना इस मशीन से कितना आसान है। हालांकि ये मशीन बहुत महंगी होती है और इससे जो टनल बनाने का प्रोसीजर होता है वो बहुत महंगा होता है। तो इसको तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये भी कोई मेथड है बनाने के लिए। और दुनिया की जो सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन है, उसका नाम है बिग बर्था। मैं आपको उसी का वीडियो दिखाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कितना आसान है इस मेथड से टनल को बनाना और कितना डिफिकल्ट और रिस्की है इस मेथड से टनल को बनाना। Tunnel boring machines, or TBMs, are giant machines used to build tunnels. The TBM is an amazing piece of machinery. It can tunnel under a town or city without disturbing anyone above ground. And in rural areas, this tunneling helps to reduce the impact on the countryside. On the HS2 project, the largest TBMs weigh up to 2,000 tons and measure over 170 meters, the length of 16 buses. Each TBM is made up of thousands of parts, including a rotating cutter head, a screw conveyor, conveyor belts or extraction pipes, and a tunnel segment erector. These help the TBM carry out its two main functions of digging the tunnel and building the tunnel. To dig the tunnels, giant cutter heads at the front of the TBM rotate, cutting away at the earth. When digging, the earth is carried up the screw conveyor and out of the TBM within a slurry pipe or on a conveyor belt. On average, they can dig up to 15 meters a day. As well as digging the tunnel, the TBMs also build the tunnel walls as it moves along. Tunnel segments enter from the back of the machine, get transported to the front and placed on the tunnel segment erector. Each segment is then connected together to form a ring. Once complete, the TBM pushes off to start digging again. The machine runs 24 hours a day, with teams working in shifts controlling the TBMs from the control center. The TBMs used on the HS2 project will dig over 80 miles of tunnels, forming part of the HS2 network that will help connect the country, create thousands of jobs, and rebalance the UK economy. अभी ये मशीन आप देख रहे हैं, ये कुछ कर रही है इसमें सुरंग के अंदर, इसने कुछ अपना काम करना शुरू किया है। मैं आपको बताऊंगा एक ग्राफिक के जरिए ये काम कैसे होता है और ये क्या काम कर रही है।
देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जिस एरिया में टनल बननी है, जिस जगह पे टनल बननी है, जिस पहाड़ को हमें काटना है, जिस जमीन को हमें काटना है, सबसे पहले तो उसका सर्वे होता है। सर्वे मतलब कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितना गहरा, कितना चौड़ा, कितना, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं सबका हम सर्वे कर लेते हैं। और सर्वे के बाद उसकी सॉइल टेस्टिंग होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जमीन या मिट्टी जिसमें हमें काम करना, या पत्थर जिसमें हमें काम करना, उसमें दम कितना है। तो सबसे पहला काम हो गया सर्वे। हम एक पेन ले लेते हैं, शायद उससे मैं आपको ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। ये जो पहला स्टेज आप देख रहे हैं, ये सर्वेयर इक्विपमेंट लिए पड़ा है। ये सर्वे टनल को थोड़ा सा खोदा गया और उसके अंदर जाके इसने अपना सर्वे इक्विपमेंट लगा के सर्वे करना शुरू किया। उसके बाद जो क्या होता है, टनल की जो जिसको खोदा है, जो थोड़ी सी सुरंग बनाई है किसी मशीन से, एक्सकेवेटर से, है ना, जेसीबी से, या कोई भी मशीन होगी, उसके बाद टनल की वॉल्स को हम ड्रिल करते हैं। ये ड्रिलिंग मशीन है। इसमें कितना भी बड़ा हम ड्रिल के लिए जो ऑगर होता है, जो ड्रिल होती है, वो जो भी हमें साइज का वहां पे जरूरत होगी, हम क्या करेंगे, इसकी दीवार में हम इसको ड्रिल कर देंगे। ड्रिल करने के बाद जो हमने छेद लंबे लंबे, इसमें शायद 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर जितने चाहिए होंगे, वो सब उसका कैलकुलेशन होता है। और कितने मोटे और चौड़े वो होल्स होंगे, उसका भी कैलकुलेशन होता है। उसके बाद जब होल्स हमने दीवार में कर लिए, होल्स करने के बाद क्या होगा कि हम इसमें जो एक्सप्लोसिव है, वो एक्सप्लोसिव की लोडिंग करेंगे। उन जो ड्रिल किए गए होल्स हैं उसके अंदर एक्सप्लोसिव भरेंगे। और एक्सप्लोसिव भरने के बाद वो जो एक्सप्लोसिव होता है, जैसे आप पटाखा छुटाते हैं तो उसके पीछे एक चमकीला सा वो पलीता लगा होता है, उसी में आप आग लगाते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव में ऐसे जाके आग भी लगा देंगे। वो कनेक्टेड होता है वायर से, डेटोनेटर से, और वो डेटोनेटर जो होता है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो इसमें एक ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम से पूरा उड़ा के रख देगा। वो ब्लास्ट भी बड़ा कैलकुलेटेड होता है कि हम कितना एक्सप्लोसिव लगाएंगे और कितनी मात्रा में लगाएंगे, कितनी दूरी तक लगाएंगे, तो इतना वो पहाड़ को हिला देगा, उस जमीन को इतना हिला देगा। वो थोड़ा सा भी हिला देगा तो एक यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ, एक यहाँ लगा हुआ, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो एक्सप्लोसिव का जो डोज है वहां लगा हुआ है। तो जैसे उसको डेटोनेट करेंगे, वो पूरा उसको चरमरा जाएगा पूरा पहाड़ वहां पे, और वो चरमरा के गिर पड़ेगा। उसके बाद उसका जो डेब्रीज है, डेब्रीज मतलब उसका जो मलबा है, जो पत्थर का जो चूरा है, उसको हम उठा के गाड़ियों में लाद के निकाल के बाहर कहीं डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जो हमने टनल को जो एक्सप्लोर किया है जितना एरिया, वो साफ हो जाएगा और टनल हमारी हमको दिखने लगेगी कि ये एरिया हमने साफ कर दिया, यहां से इतना पत्थर हटा दिया, और वो टनल हमको दिखने लगी। उसके बाद क्या होगा, जब वो पत्थर गिरा है, तो पत्थर गिरेगा तो बहुत सारा उसका जो पाउडर होगा, जो चूरा होगा, या उसकी जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एकदम धुएं में बदल जाएंगे, वो सबसे टनल जो है भर जाती है। तो उससे क्या करते हैं, टनल का वेंटिलेशन करते हैं। वेंटिलेशन से उस जो पाउडर है उसको हम खींच लेते हैं। भरपूर दबाव जो है हवा का टनल के अंदर डालते हैं, और उसको ऊपर खींचना है या फेंकना है, जो भी करना है वो हम अपना मशीन से, जो वेंटिलेशन है, मैकेनिकल वेंटिलेशन से उसको हम खींच लेते हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल वेंटिलेशन। यहाँ जितना भी कूड़ा चूरा जो भी भरा हुआ है वो सब हमने यहाँ से निकाल लिया, और टनल हमारी साफ हो गई। और इसको निकाल के हमने कहीं किसी और जगह पे, जहां पे कूड़ा उतना मलबा रखने की जगह है, वहां पे उसको डिस्पोज कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब टनल का इतना हिस्सा खाली हो गया, अभी ये शुरुआत का हिस्सा है, जब इतना हिस्सा खाली हो गया तो हमारे पास एक मशीन होती है जिससे हम इसकी स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग मतलब इसकी एजेस, जो इसकी जो छत है, जो ऐसे ये राउंड छत बनेगी, इसकी छत को हम बराबर करते हैं। थोड़ा निकला है, थोड़ा अंदर डूबा हुआ है, थोड़ा निकला, थोड़ा डूबा हुआ, तो उसकी छिलाई करते हैं, उसको स्केलिंग बोलते हैं। जैसे हम छेनी हथौड़ी से किसी चीज को सरफेस को क्लीन करें, उसको बराबर करें, तो उस तरह से इसकी सरफेस को हम बराबर करते हैं, और ये हमारी बराबर सरफेस हो जाती है। उसके लिए ये मशीन होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्केलिंग। जब ये स्केलिंग हो गई तो हमने क्या किया था, जो एक्सप्लोसिव था वो टनल के अंदर लगाया था, और टनल का जो पत्थर है वो अंदर टूट के गिर गया। तो क्या है, टनल की दीवारें जो हैं वो तो वैसी रॉ दीवारें हैं, वही जो पत्थर था वही हमको मिलेगा, वही जो उसका जो स्ट्रक्चर था, जो भी पत्थर और उसका चूरा है, उसका पाउडर,
वो सब वहां मिलेगा। स्केलिंग हमने कर दी, बराबर कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो सरफेस होती है इसकी हम शॉर्ट कंक्रीटिंग करते हैं, मतलब एक मशीन से इस पे हम कंक्रीट को स्प्रे करके जो अंदर जितने गड्ढे अड्डे हैं सब बराबर हो जाते हैं और बाहर से हमको एक स्मूथ सरफेस मिल जाती है। तो ये जो हम कंक्रीटिंग करते हैं मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ऐसे ये टनल की ऐसे सरफेस है और यूं हमने जब इसको तोड़ा तो ये ऐसी अनइवन सरफेस होगी। तो हमने क्या किया, जब इस पे कंक्रीट स्प्रे किया, कलर मैं बदल देता हूं, तो जब हमने इस पे कंक्रीट स्प्रे किया तो ये अंदर पूरा भर जाएगा और ये हमको इसके बाहर की तरफ एक प्लेन सरफेस हमको ये मिल जाएगी और ये अंदर जितने भी कोने और खांचे थे यहाँ पे सब में ये कंक्रीट भर जाएगा। ये तो हमको अंदर की तरफ ये बढ़िया सी एक प्लेन सरफेस इसकी मिल जाएगी और हम इसी काम को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने कंक्रीटिंग की है, जो शॉर्ट कंक्रीटिंग जिसे बोलते हैं, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बोल्टिंग करते हैं। स्टील के जो बोल्ट्स होते हैं, हम कलर बदल देते हैं। स्टील के जो पतले पतले बोल्ट्स होते हैं उसके पीछे हम एक स्टील की प्लेट लगाते हैं। ऐसे हमने स्टील की प्लेट लगा दी और ये हमने स्टील का बोल्ट लगा दिया, ये प्लेट लगा दी, ये बोल्ट लगा दिया, ये प्लेट लगा दी, ये बोल्ट लगा दिया, ये प्लेट लगा दी, बोल्ट। और ये जगह जगह सब पूरा कैलकुलेटेड होता है कि कितनी कितनी दूरी पे प्लेट लगानी है और कितनी कितनी दूरी पे बोल्ट लगाना है। तो इस तरह से इस कंक्रीट को इस पे जो उसकी पहाड़ की जो दीवार है उस पे चिपके रहने के लिए हम स्टील के बोल्ट लगा देते हैं, तो ये काफी मजबूत हो जाता है। और इसके बाद इसमें हम सरिया का जाल बनाते हैं। सरिया का जाल, क्योंकि अब स्टील भी कहीं आएगी, क्योंकि ये अपना कंक्रीट जो है ऐसे यहां रुका नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये टनल का एक क्रॉस सेक्शन है, ये हमने बना दिया, ठीक। और इस पर हमने ये कंक्रीट की एक लेयर चढ़ा दी। ये सब कैलकुलेटेड होता है, कितनी मोटी लेयर होगी, कितनी देर उसको सेट किया जाएगा, क्या उसका मिक्स होगा, ये सब पहले से कैलकुलेटेड होता है। तो ये हमारी कंक्रीट की लेयर है और इसके बाद हमको ये अंदर जो है काफी प्लेन सरफेस मिल जाती है। इसके बाद क्या होता है, हम इस पे सरिया का जाल बिछाते हैं। ये देखिए, ये सरिया आ गई और ये सरिया का जाल जो है ऐसे 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 भी होगा और ये कई सारी लेयर्स में सरिया होगी। और फिर इस सरिया के जाल को, इसमें ऐसी भी सरिया होगी वर्टिकल, जो यूं जा रही है, यूं जा रही है, पूरा इसकी डेप्थ में जा रही, और इसको हम कंक्रीट से भर देंगे। तो ये अपना मजबूत स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा, जिससे कि ये अब अंदर केव इन ना करे, अंदर ना गिरे, अंदर की तरफ ना आए। बस यही टनल का बेसिक जो है स्ट्रक्चर है, यही टनल का बेसिक जो है ये फॉर्मेट है। अब इसी में कहीं समस्या हुई है कि कहीं जो है पहाड़ अपने नेचर के विपरीत चल दिया। जो अभी हमने कहा था, वो सर्कल का डिस्पोजल या सर्कल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्मॉल सर्कल डिस्प्लेसमेंट, तो पहाड़ का कहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसने इस चीज को तोड़ दिया। और ये जो ऊपर का मलबा था, ऊपर का पहाड़ का जितना मलबा था, वो सब यहाँ आके इस जगह आके ये भर गया। अब इसमें चाहे आप बोल्डर्स मान लें, छोटे पत्थर मान लें, बड़े पत्थर मान लें, पाउडर चूरा जो भी है, ये सरिया भी इसी में आके, क्योंकि ये जब चलेगा तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर लेके चलेगा, तो ये सरिया भी यहाँ पे आके इसमें आगे आके कहीं न कहीं इसके अंदर फंस गई। उस मलबे के अंदर जो पत्थर का जो मलबा था, चूरा था, उसमें ये सरिया भी आके फंस गए। अब ये जो टनल मैंने आपको बताई करीब करीब 4.5 किलोमीटर लंबी थी, और उधर से जो इसका डांडल गांव या बारकोट वाला जो एंड था, वहां से करीब ये 2 किलोमीटर 340 मीटर तक ये टनल बन चुकी थी। और इधर जो सिलक्यारा इसका एंड था, सिलक्यारा एंड जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं,
इसको मान लें कि ये सिलक्यारा एंड है, और इसको मान लें कि ये डांडलगांव या बारकोट एंड है। ये डांडा, हाँ ठीक लिखा हुआ है इसमें। तो इधर से ये टनल जो है 2.34 किलोमीटर बन चुकी थी, और इधर से बनी थी करीब करीब शायद 1.5 किलोमीटर के आसपास ये बन चुकी थी, 1.5 किलोमीटर। और टोटल जो लेंथ है मैंने आपको बताया लगभग 4.5 किलोमीटर है। तो मजदूर जो है इसी किसी दूरी में, इन यहां बन गई, यहां बन गई, इसी के आसपास कहीं थे। और यह जो हादसा हुआ है वो यहां से, इस एंड से, यहां से करीब करीब 260 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। 200 से 260 मीटर की दूरी पर, मतलब वो जो मजदूर फंसे थे वो 60 मीटर का एरिया था जिसमें वो मजदूर फंसे हुए थे, उसी में वो चल फिर सकते थे, उसी में वो घूम सकते थे। और यहां से जो एंड था टनल का, यहां से इसकी दूरी थी 200 मीटर। अब जब वो मजदूर जब वहां काम कर रहे थे, वो पहाड़ जब वो गिरा है, जब वो पहाड़ धसक गया जिसे कहते हैं, इसकी मिट्टी जो है बड़ी धसी थी या बड़ी लूज मिट्टी थी, वो नीचे आके गिर गई। तो अचानक मजदूरों को लगा कि क्या हो गया, हम तो आराम से यहाँ काम कर रहे थे, अचानक ये हादसा हो गया। तो खैर मजदूर इधर उधर भागे दौड़े, तो जिसको जगह मिली वहां उसने जान बचाई। और ये हादसा जो हुआ था ये 12 तारीख को, जिस दिन देश में दिवाली मनाई जानी थी, शाम को या रात में दिवाली मनाई जानी थी, और ये हादसा हुआ सुबह 12 नवंबर को। और अचानक जो है ये पूरी खबर पूरे देश में फैल गई कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वाकई चिंता की बात तो थी। अच्छा, उसमें ये भी था कि काफी चूंकि काम ये हो चुका था, तो कुछ केबल्स बिजली के तार वार वहां पे थे, कुछ पानी की भी वहां व्यवस्था थी, जिससे मजदूरों को बहुत ज्यादा दिक्कत, मतलब जितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी उतनी दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि वहां बिजली के तार वार भी थे और पानी की भी कुछ झरना वरना वहां पे नेचुरल था, उसकी कुछ व्यवस्था थी नेचुरल वाटर की, या टैप वाटर रहा होगा झरने का। तो वहां उनका नहाने वहाने का प्रोग्राम हो जाता था। और कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पा रहा था, सबके पास अपने अपने मोबाइल थे। तो चूंकि टनल था, टनल में इधर से ब्लॉकेज हो गया, उधर से भी ब्लॉकेज था ही, तो कहीं से हवा का आवागमन हो नहीं सकता था, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए बात नहीं हो पाती थी। खैर फाइनली ये हुआ कि जो ये टनल का जो रास्ता ब्लॉक हुआ इस डेब्री से, उसके जो मलबे से, वहां से कोशिश की गई कि ये मलबा को हटाया जाए इधर से। तो वो मशीनें लगाई गई मलबा हटाने के लिए, लेकिन वो इतना डेंस था, मेरे ख्याल से बहुत ऊंचाई से गिरा होगा, तो काफी फोर्स से आया होगा, इतना डेंस था कि वो मशीनें, और वो जो सरिया लगी थी उसकी छत पे, वो भी उसमें उलझी हुई होगी, तमाम सारा लोहा रहा होगा। तो मशीन जो है, जो मलबा था उसको जो रेस्क्यूअर्स थे जो हटा रहे थे, वो उसको हटा नहीं पाए। तब ये हुआ कि दूसरे रास्तों पे विचार किया जाए। तो जो इमरजेंसी में ये एक जो जिसे कहते हैं अंतरिम जो सहायता थी, वो इस रूप में दी गई कि एक यहां से इसी मलबे के बीच से 6 इंच का पाइप 150 mm डाया का, 150 mm लगभग इतना होता है, इतने डाया का पाइप, मैं यहाँ खींच के भी बता देता हूँ, लगभग इतने डाया का पाइप, ये हो गया 150 mm, लगभग इतने डाया का पाइप, वो जो 60 मीटर की डेब्रिज थी उसके अंदर से उस पाइप को ड्रिल किया गया। अब ड्रिल कैसे किया था, आपने देखिए बहुत सारे न्यूज चैनल्स देखे होंगे, बहुत सारा सोशल मीडिया पे देखा होगा, बार बार एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऑगर। अब ये ऑगर क्या होता है, सब लोग ऑगर 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 इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ड्रिलिंग अगर करनी है, टनल अगर बनानी है तो ड्रिलिंग करनी है, और ड्रिलिंग अगर करनी है तो ड्रिलिंग के लिए ऑगर की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा आपके घरों में जब कारपेंटर काम करता था, तो वो हिंदी में उस जो यंत्र था उसको बोलता था बर्मा। तो उसमें ऐसे ऐसे घुमावदार चूड़ियां बनी रहती थी, और वो लकड़ी के अंदर वो डालता था, प्रेशर से उसको घुमाता था। तो वो जैसे जैसे वो उसको, इंग्लिश में बर्मा को हम लोग ड्रिल बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, उसी को ऑगर भी बोलते हैं। ड्रिल का एक दूसरा रूप, बड़ा रूप जो है वो ऑगर होता है। ऑगर के आगे भी एक ड्रिल लगी होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो जैसे जैसे, उसकी खूबी ये होती है कि जैसे जैसे उसको घुमाते हैं वैसे वैसे वो अंदर जाता है। अब वो अंदर जमीन में घुमाना है तो जमीन में जाएगा, दीवार में घुमाना है तो दीवार के अंदर जाएगा, छत में जाएगा, और टनल में घुमाना हो तो टनल में वो अंदर जाएगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो अपनी चूड़ियों में वो उसी मलबे को, जिसके अंदर से जिस चीज के थ्रू वो जा रहा है, उसको फंसा के पीछे पीछे फेंकता जाएगा। ये ऑगर की विशेषता है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी जो हम लोग पाइल्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती है, वहां पे भी वर्टिकल ऑगर का
प्रयोग होता है वो ऑगर जो है जमीन में जाता है, करीब 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, जितना उसको जाना है, और जैसे जैसे वो अंदर जाएगा अपनी चूड़ियों में मिट्टी को फंसा फंसा के बाहर फेंकता रहेगा। मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि ऑगर क्या है, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को पूछते सुना ये ऑगर क्या है, ये ऑगर क्या है। और मैं अभी आपको उसका वीडियो भी दिखा दूंगा। मैं एक कारपेंटर से बात करके उस लकड़ी में उससे होल कराया। तो बस समझ लिए उसी का बड़ा रूप होता है ऑगर, जो ड्रिलिंग में काम आता है। तो एनीवे वो ऑगर से ड्रिलिंग करके वो 6 इंची का पाइप, 6 इंची मतलब 150 mm का पाइप वो मजदूरों तक भेज दिया गया। और ये बड़ी खुशकिस्मती थी हमारी कि उस मलबे, जो 60 मीटर मलबा है, 60 मीटर ऐसे मलबा, और जो टनल की चौड़ाई थी 14 मीटर, पूरा ठसाठस भरी हुई थी टनल। और चूंकि मलबा बहुत ऊंचाई से गिरा था तो ठीक ठाक उसने जो है अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लिया था। उसके थ्रू इस मशीन को, इस पाइप को ड्रिल करके, और पाइप जो 6 इंची का है वहां मजदूर जो फंसे हुए थे उन तक पहुंचाया गया। और ये पहला कम्युनिकेशन था जो अंदर मजदूर फंसे हैं और जो बाहर रेस्क्यूअर्स, बाहर करीब 650 रेस्क्यूअर्स की एक टीम थी। मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये 41 मजदूर जो फंसे हुए थे, बात उनकी तो हो ही रही थी, लेकिन पीछे कितनी बड़ी फोर्स थी। मतलब उसमें आईटीबीपी था, उसमें पता नहीं कौन कौन सी एनडीआरएफ था, उसमें एसडीआरएफ था, उसमें रेल विकास लिमिटेड था, उसमें सतलज यमुना लिंक वाला कोई डिपार्टमेंट है वो भी था, उसमें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी था, उसमें इंडियन आर्मी थी, इंडियन एयरफोर्स था, सब कुछ, बहुत सारे डिपार्टमेंट, जो मैं उनका नाम भी लूंगा तो शायद 10 मिनट उसी में हो जाएगा। बट यूं मान लिए कि करीब करीब 650 वर्कर्स लगे हुए थे, और वो डिफरेंट फील्ड के वर्कर्स थे। और इस सब का जो मॉनिटरिंग है वो ऐसा पता ही है हम लोग को कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही थी, एंड ही वाज वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि वो उनके जो सलाहकार हैं भास्कर खुलबे जी, वो वहीं के उत्तराखंड के ही हैं। वो वहीं लगातार बैठे अपनी ड्यूटी दे रहे थे, और उनकी काफी भूमिका है इसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू को करा पाने में। और धामी जी भी बार बार उनका जाना था, जनरल वीके सिंह जो मंत्री हैं केएन में, जो रेस्क्यू एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो भी वहां पे थे। तो खैर इतनी सारी टीम लगी हुई थी। तो ये पहली बार बाहर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे और जो बाकी लोग थे, उनका फर्स्ट टाइम ये 6 इंच का जो पाइप था इसके जरिए कोई कम्युनिकेशन हो पाया, क्योंकि इसी पाइप के जरिए उन्होंने एक पीएनटी का जो लैंडलाइन टेलीफोन है उसको पहुंचाया, क्योंकि मोबाइल तो वहां काम ही नहीं कर रहा था, उसका तो कोई सिस्टम ही नहीं था, नेटवर्क था ही नहीं। और उसी 6 इंच के पाइप के जरिए मजदूरों के लिए फिर कुछ खाने पीने की चीजें जो छोटे छोटे पैकेट्स में आ सकती थी, उनको रोलर के थ्रू वहां पाइप में स्लाइड किए। पाइप जो है ऐसे इंक्लाइन था, तो पाइप में उसको स्लाइड किया गया, तो मजदूरों के पास वो चीजें पहुंची, तो उनको कुछ खाने पीने को मिला, और पानी वगैरह की व्यवस्था वहाँ थी। फिर पानी भी जब एक बार जब लिंक हमारा कनेक्शन स्थापित हो गया, तो फिर पानी की बॉटल, तो चलिए ये आराम हो गया कि कम से कम मजदूर जो है कनेक्शन बाहर से स्थापित हो गया, और फिर उनके घर वालों से भी उनकी बात वही लैंडलाइन के जरिए कराई गई। तो काफी कुछ मामला हल्का हो गया। जितना टेंस माहौल था उसमें एक खुशी की किरण ये दौड़ गई कि कम से कम एक संवाद स्थापित हो चुका है, कम्युनिकेशन। इसीलिए कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और जब ये स्थापित हो गया तो मतलब रेस्क्यूअर्स ने सोचा कि अब एक बड़ा, फाइनली तो वही करना था कि एक बड़ा पाइप डालना था जिसका डाया था 800 mm। और 800 mm मतलब 800 mm कितना होता है? 800 mm लगभग 3 फुट होता है। 3 फुट में 4 इंच कम कर लिए। मतलब मैं अगर अपने हाथ से बताना चाहूँ, क्योंकि मैं तो आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे आइडिया है, 800 mm करीब इतना होता है। या ऐसे मान लें अगर इस बोर्ड में बताऊं तो 800 mm होगा करीब इतना। और इतने डाया का पाइप जब उसमें डालेंगे तो उसको फिर ड्रिल करना पड़ेगा, और फिर वही ऑगर का जो रोल है वो सामने आएगा। और इसी को ड्रिल करते करते, जब इसमें हम ड्रिल कर रहे थे, इस ऑगर को ड्रिल कर रहे थे ये 800 mm का पाइप डालने के लिए, तो फाइनली वो जो ऑगर की जो आगे जो बिट होती है, भाई ऑगर जब ऐसे ऐसे काम करता है तो उसमें आगे एक बिट लगी होती है, वो पहले छोटा होल करती है, फिर वो उसका पीछे से उसका डायमीटर बड़ा होता है, तो वो होल बड़ा होते होते फाइनली जो है ऑगर की तरफ वो ट्रांसफर हो जाता है। ऑगर आगे चलता है और पीछे पीछे अपना डेब्रीज या मिट्टी या लकड़ी जो भी चीज हम काट रहे हैं उसको, या पत्थर, उसको अपना पीछे फेंकता चलता है। अब यही जब ऑगर हमारा जो है काट रहा था, तो जो मैंने अभी आपको एक
बताया था, एक फिगर बताई थी मैं, चलिए दोबारा बना देता हूं। ये है, ये हमारा इसमें जो है ये पूरा मलबा भरा हुआ है। और सपोज कि ये जो ऑगर है वो ये होल काट रहा है, इतना होल इसको काटना है। ये तो ये सब जितनी चीज है इसके बीच से इसको ये काट देगा। ये तो पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है, इसको काट देगा। मगर यही जब इसको काटने के लिए आगे बढ़ा तो जो सरिया यहाँ पे लगी हुई थी या कहीं और से भी आ सकती है गर्डर वगैरह, वो इसके रास्ते में आ गया। और जब वो सरिया से वो ऑगर टकराया, वो पत्थर और मिट्टी और कंकड़ के टुकड़े तो काट सकता था, मगर जब वो उसके सामने स्टील आई तो उसकी जो है बिट टूट गई। यही आपने सुना होगा कि बिट टूट गई तो तमाम जो रेस्क्यूअर्स थे उनका दिल टूट गया। उनको लगा कि अब ये फिर दोबारा सब करना पड़ेगा, इतनी मेहनत जो है बेकार हो गई। लेकिन चलिए, तो होता है, ईश्वर की ऐसी मर्जी। बट वो बिट टूट गई, फिर बाहर से कहीं से वो फ्लाइट से उसको दोबारा मंगाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, है ना। ये जो इस घटना को 4-5 दिन जो है बीत चुके थे, मतलब मजदूर तो वहीं फंसे रह गए। अब ये सोचा जाने लगा कि या तो इसमें हम जो वर्टिकल ड्रिलिंग करें, जो पहाड़ है जहाँ पे वो होना है रेस्क्यू होना, उसमें वर्टिकल ड्रिलिंग करें। अब ये जो इतना पाइप था ये हम डाल चुके हैं, वो आगे वो जो ऑगर जो काम कर रहा था उसकी ड्रिल फंस गई है, उसका क्या करें। तो अब देखिए कहाँ वो फंसे थे और उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या ऑप्शंस है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लिया हमारा ये जो है ये पहाड़ है, ये ऐसे सपोज ये कोई दूसरा पहाड़ है, कोई तीसरा पहाड़ है ना, और ये हमारी जो है ये जमीन है, और इस पे हमने ये टनल बनाई हुई है, ठीक है। और ये इसकी टनल की ये सपोज ये दीवार है जो पता नहीं गिरा गई, इसी को डैमेज हुआ। और इसमें टनल में ये जो है ये इस तरह के पत्थर, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, ये पूरा भर गया। ये सब पूरा तो टूट ही गया, तभी ये इसका जो मलबा आके सब यहाँ भर गया, ठीक है। और ये जो है ये वो जो पाइप है जो हमने ड्रिल किया 800 mm का, और इसका ऑगर जाके आगे मलबे में जो है वो फंस गया। ये पूरा मलबा पहाड़ पे भरा हुआ है। अब ये जो रास्ता ब्लॉक हो गया, ये हमारे लिए बड़ा कष्टदायी था, क्योंकि हमको इस रास्ता ये हमें मिल जाता तो इससे हमारी पूरी उम्मीद, पूरी आशा इसी पे टिकी हुई थी कि ये रास्ता हमको मिल जाए तो हम मजदूरों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जब ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, और समझ में आया भी तो इतने सारे ऑप्शन, 4-5 ऑप्शन समझ में आए। तो फिर किसी ने बताया, किसी एक टीम ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम पहाड़ के ऊपर से वर्टिकली ड्रिल कर देंगे, वर्टिकली होल ड्रिल कर देंगे, और जो मजदूर फंसे हैं उनको इस पाइप के थ्रू खींच के कैसे निकाल लेंगे। एक तो ये दिमाग में आया, और इसकी वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू भी हो गई। अब आप सोचिए, जो पहाड़ है इस पे तो पेड़ लगे हुए हैं, पाइन के पेड़ लगे हुए हैं, इस पे तो जंगल है, ये सारा जंगल, पूरा जंगल से भरा हुआ है। तो इस पे जो ड्रिलिंग की मशीन जो ऊपर से वर्टिकल हम ड्रिलिंग करेंगे, अगर हम ले जाएंगे तो ले कैसे जाएंगे। हमारे बीआरओ के जो बहादुर इंजीनियर्स हैं, बहादुर जवान हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने क्या किया, रातों रात ये जो वेजिटेशन है, जो जंगल था, इसको साफ किया, और इसमें जो है यहाँ पे ये रोड बनाई, रोड आई ये, जिससे कि हम ऊपर चले जाएं। ये रोड ऐसे करके घूम घाम के यहाँ तक ये रोड बना दी गई कि हमारा जो मशीन जाएगी वो यहाँ पे रोड से चली जाएगी, फिर एक प्लेटफॉर्म देख लेंगे, वहां से मशीन जो है ड्रिल करेगी। बना दी गई, और इस मशीन ने 80 मीटर तक ड्रिल भी कर दिया। उसके बाद किसी को ख्याल आया कि क्यों ना हम ये जो डेब्रीज इसके अंदर जो फंसा हुआ है, जो मलबा फंसा हुआ है इसके अंदर, इसको साफ करने के लिए क्यों ना हम रैक माइनर्स को बुलाएं। अब ये रैक माइनर्स क्या होते हैं, ये अपने आप में नया टर्म था, हमने भी पहली बार सुना, बहुत से लोगों ने पहली बार सुना।
तो मैं रैट माइनर्स का अभी आपको वीडियो दिखाता हूं। उससे पहले जान लीजिए कि रैट माइनर्स होते क्या है। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट में और वो भी स्पेशली मेघालय में कुछ कोल माइंस हैं। वहां पे क्या करते हैं लोग कि अपना पैसा कमाने के लिए या पैसा जुटाने के लिए जमीन में जैसे चूहे छेद करते हैं, अपनी बरोज बनाते हैं, अपना बिल बनाते हैं, अपनी सुरंग बनाते हैं, उस तरह से ये जमीन में अपनी सुरंग बनाते हैं वहां जहां पे कोयला होता है। वो जो सुरंगें होती हैं वो इनको पेड़ की, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब इसने यहां से खोदना शुरू किया, ये इसमें ये सुरंग में आ गया, फिर इस सुरंग से इसने दूसरी सुरंग बना ली, फिर सुरंग से तीसरी सुरंग बना ली, फिर ऐसे पूरे पेड़ के ब्रांचेस की तरह ये अपना सुरंग बना लेते हैं। और ये सुरंगें बहुत ज्यादा चौड़ी होती नहीं है, मुश्किल से 2.5 फीट 2 फीट सुरंग होती है, उसी में रेंग के जाते हैं और कुरेद कुरेद के कोयला निकाल के एक निकालता है, दूसरा वो फिर दूसरे को पहुंचाता है जो पीछे होता है, फिर वो आगे पहुंचाता है। उस तरह से वो कोयला इनफैक्ट वो चोरी होता है। बट ये बड़ी खराब प्रैक्टिस थी और बहुत ही रिस्की प्रैक्टिस थी। तो इसको जो है एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2014 में इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया। उसका कारण ये था कि ये सब लोग जो यहाँ काम करते होते थे, इनको पता तो होता नहीं था कि ये इस पहाड़ की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना लोड बियर करेगा, कितनी देर तक टिका रहेगा। हमने यहाँ सुरंग खोद दी है, तो क्या करते थे, ये पहाड़ जो है गिर जाते थे और सुरंग जो है बंद हो जाती थी। ये इसी में दब के मर जाते थे। कोई हिसाब नहीं होता था कौन मरा, कितने मरे, कब मरे, कोई हिसाब नहीं होता था। जब ये घटनाएं ज्यादा होने लगी तो 2014 में एनजीटी ने ये रैट माइनिंग और रैट माइनर्स को बंद कर दिया। लेकिन अब यहां जहां हमारे उत्तरकाशी वाले टनल में जो ये मामला फंसा हुआ था, 800 mm का पाइप है, उसके आगे डेब्रिस फंसी हुई है, लोहा फंसा हुआ है, वो जा नहीं सकता, तो ये तय किया गया कि रैट माइनर्स को बुलाएं। हालांकि ये कोई इलीगल काम नहीं था। ये जो रैट माइनर्स बुलाए गए थे, जो खान साहब थे, जो वकील खान थे, मुन्ना कुरैशी थे, कोई जावेद थे, कोई और भी थे, सब बुलंदशहर के लोग थे, काफी लोग इसमें। ये लोग क्या करते थे, दिल्ली जल बोर्ड में काम करते थे और दिल्ली जल बोर्ड में वो सीवर के लिए ऐसे कुछ काम इनको करने पड़ते हैं जहाँ पे पतली जगह पे जाके खुदाई करना हो, वहां पे मिट्टी निकालना, मलबा निकालना, तो उसके लिए ट्रेन थे। तो इसमें कोई इलीगल चीज नहीं थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो तो इलीगल हो गया था, तो फिर रैट माइनर्स को क्यों बुलाया? नहीं, ये इलीगल नहीं था। ये रैट माइनर्स एक कंपनी है रॉकवेल, उसके लिए काम करते थे और ये पूरी तरह से लीगल है। रैट माइनर्स को बुलाया गया और रैट माइनर्स से अपना काम जो है तुरंत आते ही वहां शुरू कर दिया। ये लोग 12 लोग थे, 6-6 की इनकी टीम थी, एक आदमी आगे जाता था। तो सबसे पहला काम ये था, आदमी तो आगे जाएगा लेकिन उससे पहला काम ये था कि जो वहां ऑगर की जो बिट फंसी हुई थी, जो उसकी आगे की जो इक्विपमेंट था, जो टूट गया था, सरिया में फंस गया था, उसको काट के निकालना था। अब सोचिए वो कितना दुष्कर काम था कि इसी में से एक आदमी को भेजा गया, वो कटर लेके, और वो कटर ऐसा था कि वो तो बिजली से चलेगा, बिजली का तार भी साथ में जा रहा है, लाइट एक लाइनिंग दी गई थी, एलईडी लाइट की एक पूरी वायर दौड़ाई गई थी जिसमें उसमें लाइट रहे। और जब ये उसको काट रहा था वेल्डिंग मशीन से, तो वो जो सरिया को काटेगा वेल्डिंग मशीन से, तो कितनी चिंगारी होगी और कितनी उसमें हीट पैदा होगी। जिस पाइप में लेटा हुआ है, जिस पाइप में रेंग के गया है, वो भी लोहे का है, तो कितनी हीट वहां हो रही होगी। उसने बताया है कि इतनी हीट हो रही थी कि मेरे सारे कपड़े, जब मैं बाहर निकलता था, जब बाहर की हवा लगती थी तो ऐसा लगता था कि जन्नत मिल गई हो। सारे कपड़े पसीने से भर जाते थे। इवन बताया है कि बूट्स, जो जूते वो पहने था, वो स्पेशल टाइप के बूट होते हैं, उन तक में पसीना भर जाता था। खैर, इसने ये भी बताया है कि चूंकि ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस, बहुत अनुभवी था, तो किस एंगल पे उसको काटना है कि चिंगारी उधर जाए, हीट कम से कम इधर आए। बहरहाल एक पक्ष था ये, मैंने सोचा आपको बता दें। और यही इन लोगों की टीम ने उस मलबे को, उस लोहे को, उसको हटाया है, जो कटा हुआ टूटा हुआ पीस था उसको हटाया है। और उसके बाद जो सामने मलबा था उसको रैट माइनिंग, चूहे की तरह कुतरने का काम करके, ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे उसको मलबे को हटाया है। ऐसे किया, पीछे फेंका, ऐसे किया, पीछे फेंका, फिर पीछे वाले ने और पीछे भेजा, फिर उसने गाड़ी में भेजा और वहां से उसको हटा दिया। इस तरह से पूरा रास्ता साफ हुआ। Now these are rat hole mines, and now you realize why they are called rat hole mines, because now I have to crawl inside. I am on all my fours and walking inside into what is really a rat hole.
There is lots of coal inside. There is a worker here who's digging coal. आप कोयला निकाल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कितना कोयला निकलता है? अभी कोयला बहुत कम के सस्ता है, दूसरा नहीं लगाने के बल्कि पत्थर करते हैं, इसकी पत्थर है, ये कोयला कम नहीं है। These hole-in-the-ground mines seem to be everywhere, damaging the environment and contaminating drinking water. The government admits there is a problem and is trying to find a solution. और जब ये रास्ता साफ हो गया तो जब ये खान साहब और जो दूसरे उनके साथी थे जब मजदूरों के पास पहुंचे हैं तो वो खुशी का माहौल था और पूरा देश इसको देख रहा था। टीवी पे चल रहा था कि अभी आधे घंटे में बाहर आएंगे, अभी 1 घंटे में बाहर आएंगे, फिर आधे घंटे में, फिर 15 मिनट में। फाइनली लगभग 8 बजे 27 नवंबर को ये मजदूर बाहर निकलने की इनकी प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले वो निकले जो सबसे एजेड थे और सबसे बाद में जो निकले वो जो सबसे यंग थे, और उनका नाम है गब्बर सिंह नेगी। अपने प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात भी की और उन्होंने, गब्बर सिंह नेगी ने बड़ा अच्छा कमाल का काम किया कि जितने 41 मजदूर थे इनका ढाढ़स बनाए रखा, इनका हौसला, वो सबसे यंग थे और इतना मोटिवेट किया कि वो 17 दिन तक वो लोग अपने साहस और अपने जो मानसिक स्थिति थी उसको कंट्रोल किए रहे और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाले रहे। अब दोस्तों एक बात यहाँ ये कहनी है कि जरा सोचिए कि अचानक जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं 12 घंटे की शिफ्ट में, जिसको तुरंत निकलना था, मतलब अगर आधे घंटे या 1 घंटे ये हादसा ना होता तो जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो निकल चुके होते और शायद दूसरे आ गए होते। चलिए ये भी ठीक है कि भाई ये नहीं होते तो दूसरे होते। एनीवे, ये फंस गए वहां पे और ये इतना बड़ा हादसा हो गया, न इधर जाने को कहीं, न उधर जाने को कहीं, अंदर अंधेरा था और ऑक्सीजन की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मतलब घटना होती है तो कुछ देर तक तो इतनी ऑक्सीजन थी कि जिंदा रह पाएंगे, बाद में व्यवस्था हो गई। लेकिन किस तरह से इन मजदूरों ने अपना साहस नहीं खोया, किस तरह से अपना मोटिवेशन बनाए रखा, किस तरह से अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखा, किस तरह अपने हौसले और विश्वास को बनाए रखा और जिस कड़े मन का, जिस प्रबल साहस का इन्होंने परिचय दिया है वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। 17 दिन तक ये वहां पे रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कब बाहर दिन हो रहा है और कब बाहर रात है। ये पूरा सर्कल जो है 2-3 दिन के बाद सब गड़बड़ा जाता है। भले आपके पास घड़ी हो, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं खोया। तो दोस्तों, जो हमारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की और तैयारी करते हैं, पता नहीं कितने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की, उनको ये वीडियो मतलब जो मजदूरों का वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए और इनकी कहानी, किस्से से सबक लेना चाहिए कि किसी भी हाल में हौसला टूटने नहीं देना है। हौसला अगर आपने अपना तोड़ दिया तो आपने तो हार पहले ही मान ली। तो हार तो किसी हाल में नहीं माननी है। जब जब आपको लगे कि आप अंदर से डिप्रेस फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, घबराहट हो रही है कि परीक्षा में क्या होगा, आगे क्या होगा, तब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस घटना को ज़रूर अपने मन में रिवाइज करिएगा, है ना। और फाइनली जब मजदूर बाहर आए तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। हम सब बहुत खुश हुए और फिर मजदूर जो बाहर आए उनकी कहानियां भी बाहर आईं कि किसी एक मजदूर का भाई था, जो बड़ा भाई था, उसको बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। ये तो खुद ही 18 साल का था बच्चा, ये अपने घर का बोझ उठा रहा था, बाप से लिपट कर रो पड़ा। कोई ऐसा था कि जिसकी माँ वहाँ कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में इंतजार कर रही थी, उसने 17 दिन से खाना नहीं खाया था। इन लोग की आपस में बात हुई तो फिर वही आंसू निकल पड़े। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ आ चुकी हैं और बहुत सी कहानियाँ आएंगी। बस कहना सिर्फ ये है कि ये टीम इंडिया का कमाल था। 650 लोग जो रेस्क्यू में लगे थे वो थे, और जो ये 12 रैट माइनर्स जो ज़्यादातर बुलंदशहर के थे, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। कोई वकील खान साहब हैं, कोई सिद्दीकी साहब हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं। तो ये तो वाकई पूरा टीम इंडिया हो गया और बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत अच्छी मिसाल है। पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी मिसाल बनी कि भारत ने ऐसा कर दिखाया। क्योंकि ये जो सिलक्यारा बारकोड टनल है, ये अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है
और इससे जब ये बन जाएगा तो इससे निश्चित रूप से जो सैलानी हैं, जो अपने श्रद्धालु हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि जितना डिटेल में मैंने आपको समझाया है, कुछ आपको नया ही जानने को मिला होगा। ये मेरा नया एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि ये जो घटना है इसको आपको डिटेल में बताई जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स भी दें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, और हौसला तो वैसे भी मैंने अभी कहा कि खोने की अब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूसरों को कह सकता हूँ कि मजदूरों से सीखें तो मैं खुद भी तो उनसे सीख सकता हूँ। आप बस साथ बनाए रहिए, अपना साथ दिए रहिए। नमस्कार।